हेलो बेटा, स्वागत है तुम्हारा ट्यूटर टाउन में। आज जो हमारा जो बेसिक मैथ का चैप्टर थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वो मैंने खत्म कर दिया है। आज जो मेरा स्टार्ट होगा बेसिकली वो स्टार्ट होगा वेक्टर। ऐसे एक्चुअली में ये दूसरा चैप्टर है, पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन हम इसको पहले खत्म करके फिर यूनिट एंड डायमेंशन में जाएंगे। वेक्टर हमारे फिजिक्स के लिए समझ लो ऐसा वरदान है, ऐसा चीज है फिजिक्स का कि जिसे अगर ना पढ़े तो फिजिक्स हमें आ ही नहीं सकता। मान लो कि फिजिक्स फिजिक्स एक पूरा सिटी है। एक सिटी के अंदर तुम्हें जाना है। एक वेक्टर एक छोटा सा गांव पड़ता है। तुम्हें वहां से होकर वेक्टर उस गांव से जाओगे तभी तुम फिजिक्स सिटी में पहुंच सकते हो। नहीं तो तुम्हें वेक्टर नहीं आया तो फिजिक्स, मान लो फिजिक्स क्या 30 से 40% फिजिक्स तुम्हें नहीं आने वाला, क्योंकि बेटा वेक्टर पूरा पूरा डिपेंड है मैग्नेटिज्म। नाम तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ, लेकिन पूरा फिजिक्स ही वेक्टर ऊपर डिपेंड है। एडिशन ऑफ वेक्टर, वो करो, तोड़ो जोड़ो, सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को थोड़ा सा हम फील करके पढ़ेंगे कि हमको कैसे इसकी जरूरत पड़ सकती है और रियल लाइफ में इसको कनेक्ट कर पाते हैं नहीं। सबसे जरूरत यह है कि वेक्टर को हम कहीं फील करें कि कहाँ देखें, क्यों जरूरत पड़ी वेक्टर को लाने की, क्यों मेरा मेरा जो लाइफ था वो चल नहीं पाया वेक्टर के बिना। तो जो हेडिंग में बेटा डाल लो, नया चैप्टर का नाम है वेक्टर। हेडिंग डाल लो वेक्टर। थोड़ा समझते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी बेटा। जैसे मैंने कहा कि हमने दो तरह का क्वांटिटी बनाया है। दो तरह का क्वांटिटी है मेरे पास, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। कितने टाइप का क्वांटिटी है? टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। एक है क्या मेरे पास जो है वो है वेक्टर है, और एक स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत ध्यान से देखो बेटा। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। थोड़ा सा इसको समझो कि डायरेक्शन होता क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होता है। डायरेक्शन बेटा वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कि अ, कोई मैंने डायरेक्शन अगर चेंज किया तो रिजल्ट चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज ना हो तो होगा स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने गया, और रियल लाइफ में देखते हैं कि वेक्टर होता है क्या। रियल टीम सोचो कि मैं कहीं गया शॉप पे और वहां से मैंने कुछ खरीदा। उसमें वहां से क्या खरीदा, मान लो हमने दो किलो ले लिया चीनी। हमने एक शॉप पे गया, शॉप की दुकान से बोला कि भैया मुझे 2 किलो चीनी दे दो। शॉप वाला ने मुझे, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इसका चीनी पकड़ने के लिए रेडी हूँ। मैं इसका चीनी पकड़ने के लिए रेडी हूँ। तो शॉप वाले भैया 2 किलो चीनी दे दो, उन्होंने 2 किलो पैक किया। अब मेरा क्या है, नहीं भैया चीनी चीनी इस डायरेक्शन से देना, इस डायरेक्शन से दिए तो चीनी नहीं, चीनी बन जाएगा। क्योंकि बेटा चीनी मास है और वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों बेटा, वो जाए इस इधर से दे, जाए पीछे से दे, आगे दे, तुम्हारा चीनी चीनी ही रहेगा, चावल तो नहीं बन जाएगा। इसलिए कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जहां डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी इतनी खतरनाक होती है कि जहां डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा वेक्टर, वेक्टर एक छोटा सा गांव है, वहां छोटे छोटे मोहरे हैं, जो उसका राजा है, किंग है, वो कौन है, फोर्स है। जैसे समझो कि वेक्टर एक छोटा सा गांव है, उसके छोटे छोटे मोहरे हैं, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन उसका राजा कौन है, फोर्स है। तो ये समझो कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसको कैसे समझेंगे, मान लो कि एक पोल है, एक मेरे पास पोल है या दीवार है, कुछ भी मान लो। ओके, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन मेरा ये होगा ईस्ट वेस्ट, इधर आगे पीछे क्या होगा, नॉर्थ साउथ। अब मैंने इस पुल को चलाया, क्या 4 बंदे को बैठाया, पहला बंदा, दूसरा बंदा इधर बैठाया, तीसरा बंदा इधर बैठाया, चौथा बंदा इधर बैठाया। 4 बंदे को बैठा दिया और कहा कि समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है। मतलब बता बेटा, इसमें मैंने फोर्स, वेक्टर, फोर्स इज ए किंग ऑफ वेक्टर। तो मैंने अगर इसमें फोर्स लगाया, फोर्स जैसे मैं लगाया, ऐसे दिखाते हैं वेक्टर को, 10 न्यूटन। पहली बार तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो हो सकता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मैंने इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ईस्ट डायरेक्शन में, मरेगा कौन, पहला नंबर वाला। ओके हाँ सर, ये तो समझा मैं।
इसी 10 को उठा के मैंने इधर से लगाया, जब इसको हटाया तो इसको हटा दिया, अब मैं इसी 10 को इधर से लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स, अब कौन मरेगा? तीसरा वाला। अरे सर बड़ा गजब क्वांटिटी है कि हम 10 न्यूटन का फोर्स ही लगा रहे थे, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, उससे क्या चेंज हो गया? मेरा रिजल्ट चेंज हो गया। तो वेक्टर क्वांटिटी अपने कॉपी में कैसे लिखोगे? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिससे डायरेक्शन चेंज करने से अगर रिजल्ट चेंज हो जाए तो उसे वेक्टर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें, यहाँ डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। तो वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? इसमें दोनों होगा, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या होता सकता है बेटा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। ओ तो स्केलर क्या हो सकता है? स्केलर में कोई भी डायरेक्शन का लेना देना है ही नहीं, डायरेक्शन घुसा देंगे तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो जबरदस्ती क्यों उसमें डायरेक्शन घुसाए? डायरेक्शन घुसाना ही नहीं है। तो स्केलर क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड। अच्छा, इस तरह का दो क्वांटिटी होता है। हमारे प्रीवियस बार एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। तो थोड़ा थोड़ा बेटा हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम यहाँ पे एक बार लिखते चले जाएंगे, समझो ध्यान से कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर। पहली बात तो सर स्केलर क्या हो सकता है? मास हो सकता है, स्पीड हो सकता है, और डिस्टेंस हो सकता है, ये सब कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है। इसी तरह बेटा वेक्टर कौन सा हो सकता है? फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एंड सो ऑन। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमको पता चलता जाएगा, लेकिन जो हमको याद करने वाली कुछ चीजें हैं वो हम सोचे ध्यान से कि सर एक मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी है? टेम्परेचर इज ए वेक्टर क्वांटिटी और नॉट? तो कहोगे टेम्परेचर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होता है। टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि किसी चीज को गर्म करना डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। उसी तरह मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहले बात टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है समझो, कि मैंने अगर देखो चाय बना रहा हूँ, मेरे पास पैन है, मेरा ये हाथ है ऐसे, और मैंने यहाँ आग लगा दिया ऐसे, तो कहोगे यहाँ का टेम्परेचर हाई है और यहाँ का टेम्परेचर लो है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा बेटा? हायर माइनस लोअर डिवाइड बाई लेंथ, डीएल बाई dt बाई dl। तो ये समझो कि टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायरेक्शन हमेशा होता है हायर से लोअर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायरेक्शन, टेम्परेचर ग्रेडियंट किस बात पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर इज स्केलर क्वांटिटी, पर टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ए, ये हम पढ़ेंगे बेटा जब हीट पढ़ेंगे। ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल कहोगे सर वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर बात करते हैं। देखो हमने कहा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। हमने फिर बोला है किसी बॉडी का वेलोसिटी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखो जो लाइट आती है उसकी वेलोसिटी वो किस डायरेक्शन से आ रही है हमें क्या पता, वो डायरेक्शन पर लाइट की जो वेलोसिटी, हमारे पास लाइट आता है ऐसा नहीं कि हमेशा ईस्ट से वेस्ट चलता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो चारों डायरेक्शन से मेरे तरफ आती है, 3D 4D जो भी समझो। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तुम और कहां फंसोगे वो भी लिखवा देता हूं मैं। देखो वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितने भी टाइप का हम एनर्जी, कहीं भी एनर्जी देखे बस समझ जाओ क्या है? वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी कैसा होता है? स्केलर। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंड सो ऑन, रोटेशनल एनर्जी। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर में कुछ देख लो, वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। बेटा टाइम कैसा होता है? टाइम
हम एक जगह टाइम दिमाग में चलता तो डायरेक्शन की जरूरत है, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर देखो क्या होता है, इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, मोमेंटम, ये सब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ अब देखो बेटा एक चीज आती है मेरे पास जो एक बार हमको पूछा जाता है, करंट। करंट के बारे में बताओ कि जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, तो करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी स्केलर कैसे एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा कोई करंट है मेरे पास, इधर देखो, अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई करंट है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना देता हूं। अगर मैं यहां से 4 एम्पियर करंट ले गया, यहां से कितना ले गया 3 एम्पियर, तो यहाँ कितना पहुंचेगा 7 एम्पियर। इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इसी सेम चीज को 4 एम्पियर को इधर ही रहने दिया, 4 एम्पियर को इधर ही रहने दिया और 3 एम्पियर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहां से कितना निकलेगा, कहोगे 1 एम्पियर। कहोगे करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया 7, 3, 4, ये सब मैग्नीट्यूड है। अब करंट को डायरेक्शन से देख के ऐड करते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 गया, तो यहाँ से कितना जाएगा 7, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ से कितना जाएगा 1। तो सर करंट को डायरेक्शन देख के ऐड तो करते हैं, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगा वेक्टर। तो बेटा करंट को ऐड हम ऐसे नहीं करते, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 90, ऐसे ऐसे ऐड नहीं करते बेटा। इसलिए करंट तो पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट को डायरेक्शन देख के ऐड भी करते हैं, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो एक नया तरह का क्वांटिटी होता है जो बीच का होता है, एक स्केलर वेक्टर, बीच का कौन होता है, टेंसर क्वांटिटी। करंट कैसा होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। लेकिन कोई जबरदस्ती करे, दो ही ऑप्शन दे, स्केलर और वेक्टर, तो तुम क्या टिक मारोगे, स्केलर, वेक्टर मत बोलना करंट। करंट क्यों बेटा टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डायरेक्शन देख के ऐड किया जाता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसको स्केलर नहीं बोल सकते, न तो वेक्टर नया तरह क्वांटिटी होता है, नया तरह का क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। लेकिन कोई जबरदस्ती बात करे तो क्या बोलोगे, स्केलर। तो स्केलर में एक एग्जांपल और बढ़ गया, करंट। लेकिन जब हम करंट पढ़ रहे थे तो मेरा वेक्टर के लिए काम ही नहीं चल रहा था, तो मैंने अपने तरफ से एक नया क्वांटिटी बताया, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मैंने करंट को वेक्टर बनाने के लिए बनाया अपने आप से। तो करंट को वेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक तरह का नया क्वांटिटी डेवलप किया जिसका नाम होता है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा एक होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेक्टर क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दिस आर द वेक्टर क्वांटिटी। और क्या लिख सकते हो, करंट हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, और कहां कर सकते हो, चलो इतना काफी है। ये टाइप मतलब कौन कौन सा वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा, जैसे वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो मैंने बेसिक बेसिक सी बात की कि करंट वो क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और इसको कैसे करना है। एक क्वांटिटी और देख लो बेटा, एरिया। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। कहोगे सर एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, ये कैसे बोल दिया, तो नया चीज है। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सब कैसे मैं बोल रहा हूं पता नहीं। एरिया बेटा स्केलर क्वांटिटी, एरिया स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्यों, एक बड़ा जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो वहां एक कॉन्सेप्ट आता है गॉस लॉ। गॉस लॉ में हम पढ़ते हैं कि किसी भी सरफेस का हम डायरेक्शन लेके सॉल्व करते हैं। अभी तक एरिया को वेक्टर क्यों नहीं मान रहे थे, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन कोई पूछे एरिया कौन से क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है। दो टाइप का एरिया होता है, ओपन एरिया और क्लोज एरिया। ओपन एरिया बड़ा डायरेक्शन कैसे लेते हैं एरिया वेक्टर का, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अभी रट लो, इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताऊंगा कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको फ्लूइड में बताऊंगा प्रेशर इज ए
स्केलर क्वांटिटी, इसको मैं कहाँ बताऊंगा, फ्लूइड में। छोटी छोटी चर्चा हो गई, आगे बढ़ते हैं। इसको छापो, छापने के बाद ये सब पूरा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने एक एक करके बताया। मैंने क्या क्या बताया, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, कि वेक्टर वो जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे, डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्ट चेंज होता है वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज करने जो रिजल्ट ना चेंज हो वो होता है क्या, स्केलर। फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पेज यही था ना, हाँ, ये मेरा टेंसर क्वांटिटी, करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब मेरा बात आगे बढ़ी, देखो इसी में हम इसको हटा के एक थोड़ा आधा पन्ना लेके हम सॉल्व करते हैं दूसरा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बेटा हेडिंग डाल लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, एक तो ग्राफिकली कर सकते हैं, एक न्यूमेरिकली कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। कल रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, ग्राफिकल में क्या होगा, होगा वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हम न्यूमेरिकल समझेंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो ध्यान से। ग्राफिकल में क्या बताते हैं, हमारे जो हमको सिखाया गया कि कोई चीज को, वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करके सीखेंगे। तो बड़ा ग्राफिकल में कैसे देखो बनाया गया, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक टेल होता है, एक पूंछ होती है और एक हेड होता है। इसको बोला क्या, टेल, इसको क्या बोला, हेड। तो उन्होंने कहा कि टेल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, और हेड क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड कम तो टेल का लेंथ कम, मैग्नीट्यूड ज्यादा तो टेल का लेंथ ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मेरे पास दो फोर्स है, मेरे पास दो फोर्स है। एक फोर्स है F1, कितना बेटा, 10 न्यूटन मान लेता हूं, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। इसी तरह F2 कितना है, 20 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो इसको रिप्रेजेंट करो, अगर रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। सर की क्या बताता है, टेल होता है, हेड होता है। अब देखो डायरेक्शन हमें पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और टेल क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इतना बड़ा दिखाया तो बेटा 20 न्यूटन का फोर्स इसका डबल दिखाना होगा, तभी तो 20 न्यूटन बोल पाओगे। ये रिप्रेजेंटेशन। तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, टेल, और डायरेक्शन क्या दिखाता है, हेड दिखाता है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा ऐसे करते हैं, कोई भी वेक्टर को लिखते हैं, ऊपर एक एरो बना देते हैं, ये वेक्टर किसी भी ए वेक्टर है, तो कोई वेक्टर ए है। तो अगर वेक्टर में क्या छुपा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो मैंने क्या किया, ए का मैग्नीट्यूड लिखा, ए का डायरेक्शन लिखा, ए का डायरेक्शन लिखा। ये कैसे लिख दिया, समझो ध्यान से। ए क्या है बेटा, उस वेक्टर का टेल का लेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ रहेगा। और ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। बहुत खतरनाक चीज है, इस पर लंबी चर्चा चलेगी यूनिट वेक्टर के ऊपर, बहुत खतरनाक चीज। एक टोपी पहना हुआ आदमी है ये, यूनिट वेक्टर, इसको हल्के मत ले लेना। ये क्या दिखाता है, ये बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ए वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, ए वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इस पे लंबी चर्चा होगी बेटा आगे। पहले हम छोटी मोटी चर्चा ग्राफिकल वाले में भी, ग्राफिकल भी चलेगी, लेकिन हम छोटी मोटी चर्चा हम वेक्टर एंगल पे कर लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर पे जाएंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते समय हम तो थोड़ा बहुत वेक्टर एंगल की जरूरत पड़ती है। तो हाँ, पहले टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ लेते हैं, एंगल पढ़ लेते हैं, वेक्टर एंगल, इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है वो भी कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो हमको क्या आता है, दो रिप्रेजेंटेशन दो तरह से कर सकते हैं, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। बात आगे बढ़ी है तो दूर तक जाएगी। चलो देखते हैं बेटा इसका, कौन सा बोला, क्या बोला, क्या बोला भाई, हाँ रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। हाँ एंगल वेक्टर, वेक्टर एंगल देख लेते हैं। वेक्टर एंगल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को समझ नहीं आता तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं बेटा, एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत आता, पूरा पूरा फिजिक्स में छाया हुआ है। तो दो वेक्टर को ऐड करना, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो नंबर है 2 + 2 कितना होगा, तुमने कहा 4, हमने कहा 4, हमने कहा 2 न्यूटन + 2 न्यूटन तो कितना होगा 4 न्यूटन। ये गलत है, वेक्टर को हम डायरेक्ट ऐड ही नहीं कर सकते बेसिक मैथ से। तो इसलिए वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन सब अलग तरीके से होता है, इसलिए हमको उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर क्या हो, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए इसको ऐसे मत लिख देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वेक्टर को बेसिक मैथ से ऐड नहीं करते। हमें अभी क्या करना था, वेक्टर एंगल। हमने कहा वेक्टर एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, टेल से टेल मिलाओ, मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ, और उसका जो छोटा वाला एंगल होगा, छोटा एंगल, स्मॉलर एंगल, वो क्या होगा, वेक्टर एंगल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पहले प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर इसको वेक्टर एंगल समझाता हूँ। देखो वेक्टर का 2 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, बहुत इजी है, समझ लो। दो प्रॉपर्टीज होती है, मान लो कि मेरे पास समझो पहले ध्यान से, दो प्रॉपर्टीज होती है तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट पैरेलल, पैरेलल शिफ्ट सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि कोई एक बॉडी है, कोई बॉडी है 2 kg का, अगर मैंने इसको 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी, बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। और इसी 2 न्यूटन को हटा के मैंने यहां लगाया, जब ये वाला 2 न्यूटन हटाया तो ये वाला रफ कर दिया, ऐसे नहीं कि दोनों दिखा दो, इसको हटाया तो इसको हटा दी, इसको हटा दिया, तो अगर देखो, तो अगर रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बेटा हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर हेड और टेल है, यहां से एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, थीटा। तो अगर इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं, ऐसे देखो पैरेलली शिफ्ट कैसे करते हैं, इसको गिराते हैं, इसको हटाते हैं, ये एंगल थीटा ही रहेगा, और इसको फिर रब कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो कहोगे ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो पैरेलली शिफ्ट करने से मेरा कोई भी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। दूसरा बड़ा एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे तो कितना होगा, देखो बेटा एक्सटेंड करने से कोई रिजल्ट चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं यहाँ हूं मस्त एकदम, और इधर से मुझे कोई 2 न्यूटन से ढकेल रहा है, मैं किधर जाऊंगा, ईस्ट की तरफ, इधर जाऊंगा ईस्ट की तरफ। तो अगर नहीं नहीं हम ढकेलेंगे नहीं सर, हम आपको 2 न्यूटन से खींचेंगे, और जब 2 न्यूटन से खींचेंगे तो पीछे वाला ऐसे देखो, इसको हटा सकते हैं, 2 न्यूटन से खींचेंगे तब भी आप किधर जाओगे, तब भी आप किधर जाओगे, ईस्ट की तरफ। अच्छा सर आपने कुछ नहीं किया, देखो ये 2 न्यूटन पहले लग रहा था, ये 2 न्यूटन पहले लग रहा था, इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया यहां तक, लेकिन जब एक्सटेंड किया तो ये पीछे वाला हटा दिया, पीछे वाला हटा दिया, ये 2 न्यूटन। तो मतलब अगर वेक्टर को एक्सटेंड कर दो तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने कहा कोई मेरे पास ए वेक्टर ये है, इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, होगा सर इसको एक्सटेंड करने के लिए हम ऐसे करेंगे, देखो ए वेक्टर को एक्सटेंड किया, अब एक्सटेंड करने के बाद पीछे वाला हटाना, नहीं तो ये 2a बन जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पीछे वाला हटा देते हैं, मेरा रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ ए वेक्टर और पैरेलल शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट करते हैं और एक्सटेंशन करते हैं, रिजल्ट पे कोई भी चेंज नहीं आता। इसी तरह देखो कि अगर वेक्टर एंगल बनाना है मुझे, वेक्टर एंगल कैसे बताते हैं, देखो ध्यान समझो, 2 वेक्टर, दोनों 2 वेक्टर रहता है, दोनों को टेल से टेल, पूछ से पूछ मिलाते हैं, छोटा वाला एंगल क्या होता है, वेक्टर एंगल। फॉर एग्जांपल देखो समझो कि अगर मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे और मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे, मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे या कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे, दो लोग मुझे 10-10 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो मेरी बॉडी किधर जाएगी, ना तो एक्स में जाएगी ना तो वाई में जाएगी, कहोगे इस एक्स वाई प्लेन में जाएगी। तो कहोगे जिससे रिजल्टेंट पास होता है, जिससे रिजल्टेंट वेक्टर पास होता है, जिधर बॉडी मूव करती है हमेशा वेक्टर एंगल उधरी साइड आता है। इसको ज्यादा इजी समझने में क्या करते हैं कि 2 वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है,
हमने कहा वेक्टर एंगल बता दो, तो कहोगे इसको पैरेलली शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ये देखो, और जानबूझ के मैंने टेल से टेल मिलाया, टेल से टेल मिलाया, जानबूझ के टेल से टेल मिलाया, क्योंकि अब इन दोनों का वेक्टर ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट हमारा इसी के बीच से पास होगा, इसी के बीच से पास होगा। तो कहोगे वेक्टर एंगल देखने के लिए क्या करते हैं, टेल से टेल मिलाते हैं, यहाँ दो एंगल फॉर्म होता है, एक बड़ा एंगल है छोटा एंगल, बड़ा एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, छोटा एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो वेक्टर एंगल कौन होता है, स्मॉलर एंगल, छोटा एंगल, तो ये होगा क्या मेरे पास, वेक्टर एंगल। तो वेक्टर एंगल निकालने का तरीका क्या है, टेल से टेल मिलाओ, छोटा वाला एंगल क्या होता है, वेक्टर एंगल होता है। इसी तरह तुम बता दो बेटा कि अगर मेरे पास इधर है ए वेक्टर और ऐसे गया है बी वेक्टर, और ये वाला एंगल 120 डिग्री, तो वेक्टर एंगल कितना होगा, सोचो, पॉज करो और सोचो। चलो मैं बताता हूँ, टाइम खत्म। कहोगे सर यहाँ पे पहली बात तो आपने बताया था टेल से टेल मिलाना है, छोटा वाला एंगल क्या होता है, वेक्टर एंगल होता है। तो इसको मिलाते समय हम क्या कर सकते हैं, या तो ए को एक्सटेंड कर दो या तो बी को पैरेलली शिफ्ट कर दो। मेरी आदत जो है मैं हमेशा एक्सटेंड करता हूँ, मेरी आदत है, तुम्हें पैरेलली शिफ्ट करने में मजा आ रहा है तो तुम पैरेलली शिफ्ट करो। कहोगे सर ए को एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इसको पीछे वाला हटा देंगे, कहोगे ये कितना है, अब देखो यहाँ पे टेल से टेल मिला, टेल से टेल मिला, अब ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, थीटा, यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर एंगल, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो वेक्टर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। इसी तरह एक आध दो एग्जांपल और कर लेते हैं। देखो बेटा कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसे, तो इसमें कितना होगा, तो अगर बी को एक्सटेंड करो या कोई ए को पैरेलली शिफ्ट करो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा क्या, टेल से टेल, टेल से टेल, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये यहाँ पहले ऑलरेडी 90 डिग्री था, तो एंगल कितना होता है, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। एक और कर लेते हैं, मेरे पास कोई ऐसे वेव वेक्टर है और यहाँ से मैं ऐसे मिला दूं, ये वाला एंगल बता रहा हूँ 150 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बताओ इसका वेक्टर एंगल कितना होगा। वीडियो पॉज करो, करो। तो अगर हेड टू टेल मिलेगा तो वेक्टर एंगल नहीं निकालते हैं, वेक्टर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेल से टेल मिलाते हैं। तो ए वेक्टर को मैंने एक्सटेंड किया और इसको हटा दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30, तो वेक्टर एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। एक और कर लेते हैं, बात आगे बढ़ती है। देखो यहाँ हेड मिला, यहाँ हेड मिला, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, कह रहा इसका वेक्टर एंगल बता दो, कुछ नहीं, ए को बी को एक्सटेंड करो, ए को एक्सटेंड करो, देखो ये एंगल कितना दिखा है 60 डिग्री, तो वेक्टर एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। छोटी छोटी बात जो हमें वेक्टर एंगल निकालना आना चाहिए। तो मैंने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, वेक्टर एंगल निकालना सीखा, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है वो सीखा, रिप्रेजेंटेशन सीखा, रिप्रेजेंटेशन सीखा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का बटा जो होता है वेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है नहीं, जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखो बेटा, पैरेलल वेक्टर, नाम से पता चल रहा है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, देखो तो अगर एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो अगर पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर मैंने कहा ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ए का ज्यादा है, लेकिन वो क्या है एक दूसरे को पैरेलल है। अगर बेटा पैरेलल वेक्टर है तो उसका वेक्टर एंगल कितना होगा, तो अगर बहुत इजी है सर, बी उठा के ए पे रख देंगे, देखो ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो वेक्टर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। एक चीज कंफर्म है, पैरेलल वेक्टर में हमेशा एंगल कितना होगा, वेक्टर एंगल 0 डिग्री होगा, नाम से पता चल रहा है पैरेलल वेक्टर। इसी तरह बेटा दूसरा बेटा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या होगा सर, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए दोनों वेक्टर का और डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर भी किधर ही होगा, इधर ही होगा, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल वेक्टर। सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए। इसी तरह बेटा अनइक्वल वेक्टर, फालतू फालतू बातें, अनइक्वल वेक्टर में क्या बोलोगे, ना तो मैग्नीट्यूड बराबर हो ना तो डायरेक्शन बराबर हो।
तो अनइक्वल वेक्टर कैसे बनाओगे, एक इधर बना दिया एक इधर बना दिया, एक बड़ा एक छोटा, दोनों बराबर नहीं, तो अनइक्वल वेक्टर। इसी तरह ऑर्थोगोनल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो गया। तीसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर कैसे निकालोगे, तो होगा एक इधर जाए ईस्ट में तो दूसरा किधर जाए वेस्ट में, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में, इसमें मैग्नीट्यूड बराबर हो और ना हो तो भी कोई जरूरत नहीं, बस क्या देखना है, एक अगर ईस्ट में गया तो दूसरा किधर जाए वेस्ट में, अगर ए वेक्टर इधर गया तो बी वेक्टर किधर जाएगा इधर, इसमें वेक्टर एंगल बता दो, तो अगर टेल से टेल मिलाएंगे छोटा वाला एंगल क्या होगा, वेक्टर एंगल। तो वेक्टर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ए और बी, तो वेक्टर एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या क्या क्राइटेरिया है बेटा, कि दोनों को टेल से टेल मिलाएंगे, इसमें जो एंगल होता है 180, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जो काम की चीज है बेटा वो होता है चौथा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर देखो, तो अगर ए वेक्टर इधर पॉजिटिव माना है तो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर, मतलब कि सेम वेक्टर उल्टा मान लेता है 180 डिग्री से, सेम वेक्टर इधर जा रहा है, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो अगर मैंने कहा बी वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव ऑफ बी। इस जगह बेटा एक बार एग्जाम में पूछा नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा के कि ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे, कह रहा है कि एंगल बिटवीन, क्वेश्चन जो था वो इस तरह से था, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज पाई बाई 3, पाई बाई 3। तो कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। चार ऑप्शन दिया था बेटा, ए बी सी डी, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, पाई बाई 6 एंड पाई बाई 4। सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो। क्या कह रहा है कि ए और बी के जो वेक्टर एंगल दे रखा है कितना दिया हुआ है, पाई बाई 3। तो कह रहा है ए और माइनस बी का एंगल बता दो कितना होगा। बहुत इजी है, देखो बेटा ध्यान से देखो, तो ए वेक्टर कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल कितना है पाई बाई 3। तो ये वाला एंगल कहोगे माइनस बी इस डायरेक्शन में होगा, ये पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना लिख सकते हो 2 पाई बाई 3। ये क्लियर है, जिनको कोई डाउट है वो कमेंट में पूछ लेगा। हम आगे बढ़ते हैं, मेरा क्या हो गया नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। नाम से पता चल रहा है बेटा इसमें जो कुछ और जो है, हम एक आध और देते, ऑर्थोगोनल वेक्टर देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, देखो ऑर्थोगोनल, चार हो गया था ना, पांचवा लिख लो। ऑर्थोगोनल मतलब ए वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो कहोगे ए वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर, किसमें, ऑर्थोगोनल वेक्टर में। इसी तरह बेटा एक वेक्टर होता है कोलिनियर वेक्टर, इसी तरह एक वेक्टर की क्वांटिटी होती है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर देखो कैसे समझेंगे, छठा देख लो, कोलिनियर नाम से पता चल रहा है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, कोलिनियर वेक्टर नाम से पता चल रहा है बेटा एक ही लाइन में। देखो हमने कहा कोलिनियर वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही लाइन में है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो ए वेक्टर इधर भी हो सकता है, बी वेक्टर इधर, पॉइंट ही ले लो, दोनों का टेल से टेल मिला, ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही लाइन में, थीटा कितना हो सकता है 180 डिग्री। तो कोलिनियर वेक्टर में बेटा मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, या तो दोनों इस डायरेक्शन में, या तो दोनों इस डायरेक्शन में, या दोनों इस डायरेक्शन में, या दोनों इस डायरेक्शन में, वो होगा कोलिनियर वेक्टर।
कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब हो गया एक ही प्लेन में, कोप्लेनर मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर। सातवां, एक ही प्लेन में, हमने कहा प्लेन क्या होता है, तुमने कहा प्लेन, हमने कहा इस रूम का प्लेन क्या होगा, प्लेन डिफाइन करो, कहोगे इसको अगर x माना तो इसको y, इसको z, इसको x, इसको y, इसको z, एक्सिस हम अपने आप से चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि तुम हमने इसको x माना तो तुम इसको y नहीं मान सकते, हमने अगर इसको x माना तो तुम कहोगे सर ये y मैं मान सकता हूँ, हाँ मान सकते हो, लेकिन जब इसको y मानोगे तो इसको z x में से कुछ भी मान लो, मैंने क्या माना, इसको x माना, इसको y, इसको z, तो ये वाला प्लेन कौन सा होगा, कहोगे एक्स जेड प्लेन, इधर वाला प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन, नीचे में से खड़े हो कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। तो प्लेन क्या होता है, एक प्लेन में हमेशा 2D में आता है, देखो तो अगर प्रोप्लेनर जो वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, जैसे ए वेक्टर ऐसे लिया, बी वेक्टर ऐसे लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं कोई भी वेक्टर ऐसे नहीं ले सकता, देखो ये क्या होगा, प्लेन छोड़ के भाग गया, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गया, नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। अब हम दो टाइप बचेगा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक होता है जीरो नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, और दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। तो इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, आज बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का चीज हुआ है कि वेक्टर होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी इसमें दो बच रहा है, कोलिनियर, दो बच रहा है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है जिस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, यूनिट वेक्टर, हम वहां बताएंगे ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल फॉर्म मतलब आई जे के का। ठीक है, आज के लिए यहां हम इसको खत्म करते हैं और ध्यान से इसको रिवाइज कर लेना, कल इस पे दूसरा लेक्चर आएगा। गुड नाइट।